हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 6th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और उसका पार्ट 1 मैं आप लोग को वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग ने ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, यहाँ पर हमने तुषार की जर्नी देखी, हमने सब कॉन्टिनेंट के बारे में देखा, लोग क्यों ट्रैवल करते थे हमने इसके बारे में पढ़ा, और हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल, इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है। कुछ टूल्स के बारे में हमने स्टडी किया, वी स्टडीड दिस मैप, वी टॉक्ड अबाउट भिमबेटका ऑल्सो, हंसकी एंड करनूल केव्स एज वेल। ओके, और हमने ये केव पेंटिंग्स को समझने की कोशिश की, केव्स को देखा, और आज हम स्टार्ट करेंगे साइट से। इसकी एक और वीडियो आएगी दोस्तों, ये एक और वीडियो में कंप्लीट पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इसे आधा ही पूरा कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट साइट्स। देखिए, साइट्स किन्हें कहते हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। ओके, साइट्स किनको कहा जाता है? साइट्स उन प्लेसेस को कहा जाता है जहाँ पर हमें पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने टूल्स, पॉट्स ज़मीन के नीचे गड़े हुए, दबे हुए मिल जाते हैं। ठीक है, दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई द पीपल। ये वो चीज़ें होती हैं जो पहले के लोगों ने वहाँ पर छोड़ दी, उनसे छूट गई या वो रह गई वहाँ पर। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के सरफेस पे भी मिल सकती हैं, ये अर्थ के अंदर बरीड अंडर द अर्थ, यानी कि धरती के नीचे गड़ी हुई, अर्थ के नीचे बरी हुआ भी मिल सकता है, एंड समटाइम्स इवन अंडर वाटर, पानी तक के अंदर भी हमें मिल सकती हैं। तो जहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ें हमें मिलती हैं तो उस लोकेशन को एक नाम दे दिया जाता है साइट्स। तो उससे हमें पता चलता है साइट्स, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक पर्टिकुलर साइट है, या हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भिमबेटका इज़ अ गुड साइट, तो वो किस चीज़ की साइट है? जहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं, तो इसीलिए हमने भिमबेटका को एक साइट का नाम दिया था। ओके, नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। Find the Karnool caves on the map too. Traces of ashes have been found here. These suggest that the people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat, and to scare away animals. What do we use fire for today? Okay, so इस पूरे के अंदर क्या दिया हुआ है कि करनूल केव्स एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी साइट थी जहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ एशेस मिले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि करनूल केव्स के अंदर जब लोग रहा करते थे तो उनको फायर यानी कि आग के बारे में मालूम था, और वो आग का यूज़ करते थे किन चीज़ों के लिए? सोर्स ऑफ लाइट, अंधेरा रात को होने के बाद रोशनी के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, बड़े जानवरों को डराने के लिए। अब इसी के साथ साथ हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये करनूल केव्स कहाँ पर है। तो देखिए, ये रही करनूल केव्स, ये रही करनूल केव्स। मैंने आपको बताया था ना, कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के नीचे है हंसकी, और हंसकी के नीचे थोड़ी सी आप राइट हैंड साइड पे आए तो दैट इज़ द करनूल केव्स। ओके, सो करनूल केव्स के अंदर हमें क्या मिला था? वी फाउंड द एशेज, है ना, ट्रेसेस ऑफ एशेस। आगे बढ़ते हैं, आगे दिए हुए हैं नेम्स एंड डेट्स। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the two Greek words paleo meaning old and lithos meaning stones. So जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने, अब इतने लंबे अरसे को हम पढ़ रहे हैं तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स में, और इन पार्ट्स को हमने नाम दे दिया है। सो द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, अर्लीस्ट पीरियड को हमने क्या नाम दिया? पैलियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक वर्ड आया कहाँ से? फ्रॉम द पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ये दो ग्रीक वर्ड से बनाया, ओल्ड स्टोन यानी कि पैलियोलिथिक। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट ऑफ द फाइंड्स ऑफ द स्टोन टूल्स। इसने किसके बारे में बताया? इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोन टूल्स। अब आपने पढ़ा ना ओल्ड स्टोन, तो ओल्ड स्टोन से सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात करता है? स्टोन टूल्स के बारे में। The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago, यानी कि ये 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ था, और तकरीबन 12,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? स्टोन का। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99%
ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। सो पैलियोलिथिक एज टाइम पीरियड के बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं वो यहाँ पर है। देखिए 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक ये स्टार्ट हुआ। 99% हिस्ट्री हमारी पैलियोलिथिक एज से आती है। पैलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ द लोअर, देन द मिडल एंड देन द अपर पैलियोलिथिक। ओके, और इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल होता था? स्टोन्स का। सो आप इसे एक स्टोन एज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेसोलिथिक पे। नाउ द पीरियड व्हेन वी फाइंड द एनवायरमेंटल चेंज। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है, एट द सेम टाइम आपके एग्जाम स्कूल एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पीरियड था जिसके अंदर एनवायरमेंटल चेंजेस की बात हुई थी। सो दैट वाज द मेसोलिथिक पीरियड। सो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए बिगनिंग अबाउट द 12,000 ईयर्स अगो टिल 10,000 ईयर्स अगो। छोटे टाइम पीरियड के लिए था, 12,000 साल पहले शुरू हुआ और तकरीबन 10,000 साल पहले तक एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, जिसके अंदर इज कॉल्ड एज मेसोलिथिक, यानी कि मिडल स्टोन एज। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, यानी कि जो स्टोन टूल्स इस टाइम पीरियड पे मिलते हैं वो जनरली टाइनी यानी कि छोटे होते हैं, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। यहाँ पर जो स्टोन टूल्स मिले वो यहाँ के मुकाबले स्टोन टूल्स छोटे होते थे, और उन छोटे होने की वजह से उनको नाम क्या दिया गया? माइक्रोलिथ्स। ठीक है, और माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ द बोन, यानी कि एक छोटा सा ऐसे स्टोन लिया गया और उसको किसी बोन से अटैच कर दिया गया, या फिर किसी भी उससे वुड से अटैच कर दिया गया ताकि उसको एक हैंडल मिल सके, स्टक टू द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक द टूल सच एज सॉज एंड सिकल्स। एट द सेम टाइम द ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कॉन्टिन्यू टू बी यूज। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर हमने यहाँ पर माइक्रोलिथ्स यूज़ करना शुरू कर दिया तो जो टूल्स हमने पैलियोलिथिक एज में बनाए वो हमने यूज़ करने बंद कर दिए। नहीं, मेसोलिथिक में हमने पुराने टूल्स को भी इस्तेमाल करते रहे, एट द सेम टाइम हमने कई नए टूल्स बनाए जो छोटे होते थे, छोटे स्टोन से बनते थे, और उनके साथ हम एक हैंडल अटैच करते थे, स्टोन और वुड दोनों का ही, और इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे माइक्रोलिथ्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेज from about 10,000 years ago is known as Neolithic, और 10,000 साल पहले से जो शुरू हुआ था वो था Neolithic। अब इसके अंदर what do you think the term Neolithic means? We have also mentioned the names of some places. You will find the names of more places in the later chapter. Now Neolithic का मतलब आप सीरियसली समझ सकते हैं, Neolithic। सी यहाँ पे हमने लिथिक का मतलब निकाला था, कहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, लिथोस ओल्ड। ठीक है, लिथोस मतलब स्टोन, एंड न्यू स्टोन, तो आप न्यू स्टोन बोल सकते हैं इसको, आप नियोलिथिक को न्यू स्टोन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक अलग तरीके के स्टोन का इस्तेमाल होने लग गया, और यहाँ पर किस तरीके का? वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर द पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो द व्हाट दे कॉल देम। और ये चीज़ भी याद रखिएगा, नियोलिथिक पीरियड को जब हम पढ़ेंगे तो हम आज के टाइम की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने भिमबेटका बोला था, तो भिमबेटका इज़ इन मध्य प्रदेश। हालांकि उस टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश नाम नहीं होगा, लेकिन उस समय में नाम भी क्या था हमें नहीं मालूम, तो हम उन्हें आज ही की स्टेज के हिसाब से रेफरेंस देंगे। ओके, सो नियोलिथिक के बारे में हम आगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखने की बहुत ज़रूरत है, पैलियोलिथिक 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। 99% हिस्ट्री पैलियोलिथिक से आती है। 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, अपर मिडल एंड लोअर। देन कम्स द स्टोन एज, इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। देन कम्स द मेसोलिथिक 12,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स अगो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे स्टोन्स जिसके साथ एक बोन का या वुड का हैंडल होगा। और थर्ड थिंग क्या होगी यहाँ पे मेसोलिथिक में? बताइए वॉज द एनवायरमेंटल चेंज। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वॉज द एनवायरमेंटल चेंज यहाँ पे आना शुरू हुआ था। नियोलिथिक की बात करेंगे तो ये 10,000 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 10 साल पहले। यहाँ पर नए प्रकार के स्टोन्स का, बोन्स का, वुड्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था और अलग तरीके से चीज़ें बनने लगी थी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट मेसोलिथिक। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट मेसोलिथिक, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको याद रखना बहुत बहुत
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि 12,000 साल पहले माना जाता है कि क्लाइमेट में एक बहुत ही अच्छा खासा चेंज आना शुरू हो गया था विद अ शिफ्ट टू द रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। यानी कि कंडीशन ज़्यादा वार्म होने लग गई थी। पहले जितनी ठंड होती थी उतनी ठंड नहीं रहने लगी थी। इट मैनी एरियाज दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड। और इसी की वजह से क्या होने लग गया, ग्रास लैंड। देखिए, अगर कोई एक लैंड है और उसके ऊपर 24 घंटा आइस और साल के 365 दिन यानी कि पूरे साल अगर वहाँ पे बर्फ़ जमी रहेगी तो वहाँ पर कभी भी ग्रास ग्रो नहीं करेगी। जब गर्माइश आने लगी, वार्म होने लगा एरिया, तो ये जो आइस थी ये हटने लगी और इसकी जगह पे ग्रासेस जो हैं वो ग्रो करने लग गई थी। ठीक है, नाउ दिस टर्न द लीड टू एन इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ डियर्स, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। यानी कि जैसे जैसे ग्रास आने लगी तो इनको खाने वाले एनिमल्स की भी तादाद बढ़ने लगी। ठीक है, दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। और जो एनिमल्स इनको हंट करते थे, चाहे वो आप ह्यूमन बींग्स में लगाएं, चाहे वो आप वाइल्ड एनिमल्स में लगाएं, उनकी तादाद भी बढ़ने लग गई थी। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। और लोगों को समझ में आने लग गया था कि इनकी फूड हैबिट्स क्या है। यानी कि लोगों को ये चीज़ पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दी थी और अब लोग ध्यान देने लगे थे कि गोट मीट नहीं खाती, वो सिर्फ ग्रास पे सर्वाइव करेगी। और उनके ब्रीडिंग सीजन को भी लोगों ने समझना, उनके इस पैटर्न को भी समझना शुरू कर दिया था। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देमसेल्व्स। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो अब ये वो टाइम पीरियड आ गया था जब लोगों को समझ में आ गया था कि हम एनिमल्स को हर्डिंग भी कर सकते हैं, हम उन्हें रेयर भी कर सकते हैं, हम उन्हें डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड अभी हम आगे देखेंगे, डोमेस्टिकेशन। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आने लग गई थी यहाँ पे कि कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है। ओके, नाउ बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग और हर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट्स। और यही वो टाइम था जब व्हीट, बार्ले, राइस ये सब काफ़ी हद तक अपने आप उगना शुरू हो रही थी धरती पे, और सब कॉन्टिनेंट पे ये डिफरेंट पार्ट्स पे नेचुरली ग्रो करने लग गई थी। ठीक है, men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। और अब क्योंकि लोग इसे कलेक्ट करते थे, ठीक है, राइप होने के बाद, यानी कि पूरी तरीके से फसलों को तैयार होने के बाद वो इस ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे, और उन्हें ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि अगर इस लैंड पे वीट ही उग रहा है तो अगले साल भी इस लैंड पे वीट ही उगेगा, और इस वीट अगले साल भी इधर वीट उगेगा, उसके बाद भी इस पे वीट उगेगा, और कितने टाइम में वीट दोबारा आएगा। आप समझ रहे हैं, एक फसल अगर एक बार तैयार हो गई, हमने उसको काट दिया, अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि और कितने समय बाद उन्हें ये दोबारा फसल काटनी है, वो बीच में उस फसल को छेड़ते नहीं थे, तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आने लग गई थी। ओके, नाउ दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और इसी से उनके अंदर एक आइडिया, एक दिमाग उनमें ये चीज़ आ गई थी कि हमने प्लांट्स को खुद भी ग्रो करना है। अगर हम कोशिश करें तो हम खुद भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, हमें नेचर के वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो वीट को ग्रो करेगी तो हम उसे लेंगे। ओके, इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। और इसी तरीके से लोग क्या बने थे, फार्मर्स बनने लगे थे, वो खुद ग्रो करने लगे थे। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। अब ये एक स्टोरी है, एक कहानी जो यहाँ से शुरू हुई एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने की। देखिए, अब भी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मार्केट जाते हैं, हम पेट शॉप्स होती हैं, हम वहाँ से कोई भी पेट को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू डू दैट। ओके, बट ये इस सोच की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आज हम बात उसकी कर रहे हैं। यानी कि लोगों ने क्या किया, पहले उन्हें पता है कि गोट, विल टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ गोट। हमें पता है कि गोट जो है वो सिर्फ ग्रास खाएगी, वो ह्यूमन बींग्स को नहीं काटेगी, वो किसी और जानवर को नहीं खाएगी। सो हम क्या करेंगे, हमें इसको डोमेस्टिकेट करना है, इससे फ्रेंडशिप करनी है। तो हमारा ये घर है, हम इसके बाहर इसके लिए रोज़ खाना रखेंगे, ये रोज़ आएगी, खाना खाएगी और चली जाएगी, ये रोज़ आएगी, खाना खाएगी और चली जाएगी। सो वी डेवलप अ रिलेशनशिप
विल डेवलप अ रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंडशिप। तो इसी तरीके से वो यहाँ पर फ्रेंडशिप करने लगे थे, उनको शेल्टर्स देने लग गए थे अपने घरों के पास। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सीन सबसे पहले, आज भी सबसे ज़्यादा हम लोग कहते हैं द बेस्ट पेट इज़ द डॉग। सो उस टाइम पे भी एक वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग को ही हमने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स दे वर लिव्ड। और कुछ समय बाद लोगों ने एनकरेजमेंट किस चीज़ के लिए निकाली थी कि वो रिलेटिवली उन एनिमल्स को अपने घरों के पास आने देंगे जो जेंटल हों, जो ऐसे बहुत वाइल्डली बिहेव ना करते हों। उन एनिमल्स को उन्होंने अपने घरों के आसपास आना शुरू किया था। अब क्या होने लगा, जब डॉग्स को हमने एनकरेज किया, उन एनिमल्स को हमने, जेंटल एनिमल्स को हम कोशिश करते थे कि हमारे घरों के पास वो आए और वहाँ पर आके वो रहना शुरू करें, हमसे खाना खाना शुरू करें, हमसे एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना शुरू करें, then we started domesticating them. So these animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. और इन सबों ने हमारे घरों के आसपास रहना शुरू कर दिया और grasses को खाना शुरू कर दिया. Often people protect these animals from attacks by the other animals. This is how they become herders. और वो herders कब बने, जब उन्होंने इन animals को protect भी करना शुरू कर दिया. देखिए, एक तो होता है कि हमने उनको खाना खिलाया, we took a friendship, लेकिन इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंडशिप, तो आपको प्रोटेक्ट भी करना है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गोट का, मान लीजिए कोई लायन आता है, उसको खाने के लिए आ रहा है, तो हमें प्रोटेक्ट भी उसको करना है कि वो उसको ना खा पाए. सो हमारी फ्रेंडशिप और पक्की होती गई और इसी तरीके से हम क्या बनते चले गए, हर्डर्स बन गए. Now, can you think of any reason why dog was perhaps the first animal to be tamed? और क्या आप कुछ सोच सकते हैं कि डॉग ही क्यों ऐसा पहला एनिमल बना जिसको हमने टेम किया? Was because उसका फ्रेंडली नेचर बहुत होता है. डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी मच लॉयल. इसीलिए हमने उनको डोमेस्टिकेट सबसे पहले करना शुरू किया. वो सबसे ज़्यादा जेंटल होते हैं. ओके, वो सिर्फ ना आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, वो आपको भी बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते हैं. Now let's move forward. Domestication. Domestication is a name given to the process in which people grow plants and look आफ्टर द एनिमल्स. सी, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया और एनिमल्स को लुक आफ्टर करना शुरू किया, यानी कि जानवरों का ध्यान रखना शुरू किया. वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंटेड बाय पीपल बिकेम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखिए, बहुत ऑफन क्या होता था, प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो लोगों के साथ डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि very often plants and animals that are tended by people become different from the wild plants and animals. It's a very simple line. अगर आप किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट करने लग गए हो, आप उसे डोमेस्टिकेट करने लग गए हो, तो उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा वाइल्ड एनिमल्स के मुकाबले. सिंपल. दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. और इसीलिए लोगों ने सिलेक्ट किए प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. उन्होंने उन एनिमल्स को, उन प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया जो डिजीज़ को प्रोन ना हो, यानी कि जिनमें बीमारियां ना होती हों. दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन. उन्होंने कौन से प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया जो अच्छे लार्ज साइज के ग्रेन्स उन्हें दे, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स केपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ अ राइप ग्रेन. ठीक है, यानी कि अच्छी फसलों को, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी उगा रहे हैं, वो उन फसलों को प्रेफर करते थे उगाना जो अच्छे ग्रेन्स दें, जिनके अंदर ज़्यादातर एक हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन सके, या फिर वो केपेबल हो इतने कि जो राइपन ग्रेन है वो उसका वेट भी उठा सके. मतलब ऐसा ना हो कि वो फसल लगाएं, आधे साल में वो फसल ख़राब हो जाए, वो फिर लगाएं, फिर ख़राब हो जाए. वो इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहते थे. वो बड़े सिंपल तरीके से उनको ग्रो करते थे, इस तरीके से कि उन्हें नुकसान बार बार ना उठाना पड़े. Seeds from the selected plants are preserved and sown to ensure the new plants and seeds will have the same quality. और बहुत ध्यान रखा जाता था क्वालिटी के ऊपर. वो ऐसे ही सीड्स को चुनते थे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिनको उगाने के बाद जो नई फसल आए उसकी भी क्वालिटी बराबर से ही उतनी ही अच्छी बने.
अमंग एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल एंड सिलेक्ट फॉर ब्रीडिंग, और उन्हीं एनिमल्स को सिलेक्ट किया जाता था जो जेंटल होते थे, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता था ब्रीडिंग के लिए जो बहुत अच्छे होते थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसी की तरह से जैसे जैसे उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, उन प्लांट्स और एनिमल्स की चीज़ हैबिट्स और तरीके बदल गए जो वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स के अंदर आते थे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स वर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब ये चीज़ आप समझें कि दांतों का बहुत बड़ा फर्क होता था। सी यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई, आप देख सकते हैं पिक्चर, इट्स अ टीथ ऑफ अ पिग। अगर किसी एनिमल के टीथ बहुत बड़े हैं, हम उन्हें डोमेस्टिकेट नहीं करेंगे। हम किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करेंगे? जिनके टीथ्स बहुत छोटे हों, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी जिस तरीके से वो सिलेक्ट करते थे, यानी कि यूजुअली क्या होने लगे थे, टीथ और हॉर्न्स उन एनिमल्स के छोटे होते थे जिनको हम डोमेस्टिकेट करते थे बजाय उनके जो वाइल्ड थे, ठीक है। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ द टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड पिग एंड विच टू द डोमेस्टिकेटेड वन? ये ऑब्वियसली वाइल्ड के होंगे और ये डोमेस्टिकेटेड के होंगे। डोमेस्टिकेटेड के छोटे होते थे और वाइल्ड के बड़े होते थे। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डोमेस्टिकेशन क्या था? एक ग्रेजुअल प्रोसेस था दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है डोमेस्टिकेशन सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में होता था, ये वर्ल्ड में कई जगह किया जाता था। एक ग्रेजुअल, एक स्लो प्रोसेस, एक प्रोसेस था। पहले आप दोस्ती करते हैं, फिर आप उसको अपने घरों के पास रखते हैं, फिर आप उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं, फिर वो आपके साथ रहना शुरू करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, हम उसकी पैटर्न को देखते हैं, वो कब कब कौन कौन से सीजन में ग्रो करता है, वो कितना बड़ा हमें ग्रेन देता है, कितना बड़ा फ्रूट वो हमें देता है, कितने टाइम में देता है, और अगर उसके ख़राब होने के कितने चांसेस हैं। इन सब को जानने के बाद ही हम डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस स्टार्टअप कर पाते थे। ओके, इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये का तकरीबन 12 साल पहले होना शुरू हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ डोमेस्टिकेशन। और वर्चुअली अगर आप देखेंगे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल प्रोड्यूस हैं जो आज के दिन में हम यूज़ करते हैं, वो सब किसके रिजल्ट हैं? इसी डोमेस्टिकेशन के रिजल्ट हैं जो का तकरीबन 12,000 साल पहले होनी शुरू हुई थी। That we use today are the result of the domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. अगर हम earliest plants की बात करें जिन्हें हमने domesticate किया था, वो थे wheat और barley. And the earliest domesticated animal, यानी कि सबसे पहले कौन से animals को हमने domesticate किया था, वो थे sheep and goat, ठीक है। कौन सो को हमने सबसे पहले domesticate करना शुरू किया था? sheep and goat, और plants में wheat and barley. Okay, very much clear to you. Now in the next video we'll discuss the rest of the chapter. I hope यहाँ तक का chapter आप go through ज़रूर करें, और next time भी प्लीज़ अपनी book को खोल के हमारे साथ बैठें और हमारे साथ पढ़ें। We'll start with the new way of life from the next video. तब तक thank you.